ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ व्हाट डू यू मीन बाय रेशो। रेशो की ਹੁੰਦੀ ਹੈ रेशो is the comparison। रेशो mean comparison या फिर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ਸਾਡੇ ਕੋਲ टू क्वांटिटीज ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ weight of Ram and weight of Shyam are in the ratio 2:3। रेशो, दिस इज रेशो, इसको हम क्या कहेंगे, is 2:3, 2:3। यानी कि राम एंड श्याम का जो वेट है उसकी रेशियो 2:3 है। 2:3 मीन कि इनका जो वेट है वो 2:3 की रेशियो में है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं कि मान लो राम का वेट जो है वो 40 kg है एंड श्याम का जो वेट है वो 60 kg है। राम का वेट 40 kg, श्याम का वेट 60 kg। तो इनमें कंपैरिजन करना है कि रेशो क्या है। तो रेशो के लिए मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन राम और श्याम का वेट मैं दोनों को डिवाइड कर लूंगा। राम का वेट डिवाइडेड बाय श्याम का वेट, 40 kg डिवाइडेड बाय 60 kg। पहले तो यूनिट कट जाएंगे मेरे पास, 40 और 60 कटिंग करता तो मेरे पास आ गया 2/3। यानी कि इनके जो वेट की रेशो होगी दैट इज इक्वल टू 2:3। तो रेशो को मैं अपॉन में भी लिख सकता हूं, यानी कि 2:3 गिवन है तो मैं इसको 2/3 भी लिख सकता हूं। और अगर मुझको 2/3 गिवन है तो मैं इसको 2:3 भी लिख सकता हूं। अगर मुझे डिवीजन में गिवन है 2/3 तो मैं इसको 2:3 लिख सकता हूं, ठीक है। इज टू कंपैरिजन, लेकिन जो कंपैरिजन होगा वहां पे मेरे पास जो क्वांटिटी होगी वो सेम टाइप की होगी। ऐसे नहीं मैं करूंगा कि सैलरी, मैं सैलरी का कंपैरिजन कर रहा हूं कि राम की जो सैलरी है वो ₹4,000 है, राम की जो सैलरी है वो ₹4,000 है और श्याम की जो सैलरी है वो $2,000 है। तो इनका कंपैरिजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो सैलरीज, इन दोनों की जो सैलरीज दे रखे हैं इनके यूनिट सेम नहीं है। कंपैरिजन तभी मैं कर पाऊंगा अगर इनके यूनिट जो है वो सेम होंगे, या तो दोनों टर्म्स, दोनों की सैलरी रुपीज में हो या दोनों की सैलरी जो है वो डॉलर्स में हो, तभी कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए मैंने क्या कहा था, 2 क्वांटिटीज सेम टाइप सेम काइंड की होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, जब भी हम रेशो की बात करेंगे तो कंपैरिजन इन मैग्नीट्यूड, कंपैरिजन इन मैग्नीट्यूड एंड नो यूनिट्स। जैसे कि अभी हमने राम और श्याम के वेट की बात की थी, तो वेट की जो मेरे पास कंपैरिजन था दैट इज 2:3। मतलब राम का वेट कम है, श्याम का वेट ज्यादा है, 2:3। इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, जो इनके यूनिट थे केजी वो एलिमिनेट हो गए। अब मैं 2 kg 3 kg भी कह सकता हूं, या मैं 2 पाउंड 3 पाउंड भी कह सकता हूं, या फिर मैं 2 ग्राम्स 3 ग्राम्स की बात भी कर सकता हूं। यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स हैं। रेशो में हमारे पास जो यूनिट्स नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। इट इज सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो मैंने रेशो का मतलब बताया। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, A is to B, ये सिंबल है मेरे पास रेशो का, is to। तो ये जो हमारे पास A है ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट।
एंटीसीडेंट। बी जो है ये हमारी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होती है? कॉन्सिक्वेंट, यानी कि रेशो हमेशा एंटीसीडेंट रेशो कॉन्सिक्वेंट होगी। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज एंटीसीडेंट, जो सेकंड टर्म है दैट इज कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ये थर्ड पॉइंट में मैं कहता हूं कि हमारे पास जो था कि मान लो एक स्पीड दे रखी है कार्स की, स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ए और बी के कार की जो स्पीड की रेशो है वो क्या होगी? रेशो ऑफ देयर स्पीड इज इक्वल रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी, ए इज टू बी, यानी कि पहले हम ए की कार की स्पीड लिखेंगे दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर और बी के कार की स्पीड कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले तो यूनिट एलिमिनेट हो गए, 40:50 यानी कि 4:5, यानी कि इनकी जो स्पीड है उसकी रेशो क्या आ गई मेरे पास? स्पीड की रेशो आ गई मेरे पास 4:5 आ गई। ठीक है, 4:5। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स, यही बताया था मैंने ऊपर वाले पॉइंट में। इंडिपेंडेंट यूनिट्स यानी कि मैं 4 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर पर आवर कह सकता हूं, मैं 4 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड कह सकता हूं। ठीक है, तो रेशो को मैं किस में लिख सकता हूं? अपॉन में लिख सकता हूं, 4/5। तो अगर मैं दोनों वैल्यूज को, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट्स को, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को किसी से भी मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया? 8/10 आ गया। तो मेरे पास रेशो क्या बन गई? 8:10। तो ये रेशो और ये रेशो दोनों रेशो सेम है। मेरे पास क्या है? 4/5 है। अगर मैं दोनों वैल्यूज को 4 और 5 दोनों को 3 से डिवाइड कर दूं, 4/3 और डिनोमिनेटर में 5 था, इसको भी 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, मेरे पास जो एंटीसीडेंट था वो 4 था, जो कॉन्सिक्वेंट था वो 5 था, जो फर्स्ट टर्म थी वो 4 थी, जो सेकंड टर्म थी वो 5 थी। मैंने दोनों वैल्यूज को 3 से डिवाइड कर दिया। इससे पहले मैंने क्या किया था? दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई। अब मैं दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास रेशो क्या बन जाएगी? मेरे पास रेशो आ गई 4/3 रेशो 5/3। तो ये रेशो और ये रेशो, तीनों रेशोज सेम होंगी, यानी कि हमारे पास क्या पॉइंट बना? इफ रेशो is multiplied or divided by a non-zero number, the ratio becomes same. The ratio becomes same. रेशो जो होगी वो सेम होगी अगर मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से रेशो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं। ठीक है, इसके एग्जांपल मैंने ऊपर आपको दी थी, एक एग्जांपल और दे देता हूं। मान लो मेरे पास है 3:4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4, यानी कि मेरे पास रेशो थी, मैंने इसको डिवीजन में लिख लिया, डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। तो 3/4 इज इक्वल टू, दोनों नंबर्स को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9/12 आ गया, यानी कि 3:4 और 9:12 दोनों रेशोज सेम है। ये रेशो लोएस्ट फॉर्म में, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर मैं दोनों नंबर्स को 3/4 9/12, 3/4 मेरे पास रेशो थी, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो 3/7 एंड 4/7, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट्स को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया।
तो मेरे पास 3/7 रेशो 4/7 ये रेशो भी इनके इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैंने नॉन जीरो नंबर लिखा था कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अगर आपको सर हम 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास 0/0 आ जाएगा, तो 0/0 दैट इज रॉन्ग, क्योंकि इन दैट केस हर एक रेशो ही तो मेरी 0/0 बन जाएगी। तो 3/4 इज नॉट इक्वल टू 3/4 इज नॉट इक्वल टू 0:0। तो जब भी मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो वो मेरे पास नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो क्या होती है, कहता जब हम किसी रेशियो, जब हम 2 और मोर देन 2 रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा दैट इज द कंपाउंडेड रेशियो। यानी कि मान लो मेरे पास एक रेशियो थी A/B, एक रेशियो थी C/D और एक रेशियो थी मेरे पास E/F। तो व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A/B, C/D एंड E/F। तो ये रेशियो है, इसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख लेते हैं, A/B इंटू C/D इंटू E/F। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ACE/BDF, ये D है, बोलो ठीक है। तो रेशियो क्या बन गई मेरे पास, ACE/BDF, ये आ गया। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स। तो दिस इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A/B, C/D एंड E/F। क्या आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ antecedents is to product of consequence। ये आ गया कंपाउंडेड रेशियो। यानी कि मुझे ये चीज करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझको 2 रेशियोज दे रखी थी, एक रेशियो है मेरे पास 2/3 एंड सेकंड रेशियो मेरे पास 4:5, व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दीज 2 रेशियोज। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 × 4 कितना हो गया 8, रेशियो 3 × 5 कर लेंगे 15। तो मेरे पास रेशियो क्या बन जाएगी, 8/15 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कितना आ गया मेरे पास, 8:15 आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंपाउंडेड रेशियो आ गई। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं कि डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B। मुझे A/B की डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करनी है। व्हेन वी कंपाउंड अ रेशियो विद इटसेल्फ, यानी कि जब हम रेशियो को इटसेल्फ उसी के साथ ही कंपाउंड कर दें, यानी कि A/B को हम A/B से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगी, A/B इंटू A/B। तो दैट इज इक्वल टू A²/B²। तो हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगी, A²/B²। तो डुप्लीकेट रेशियो मीन हम दोनों वैल्यूज का स्क्वायर कर देंगे, A²/B²। अगर मैं कहता हूं कि सब डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करनी है, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B, A/B की सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगी, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ B। ये सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगी। डुप्लीकेट रेशियो में हम स्क्वायर कर रहे थे, सब डुप्लीकेट में हम स्क्वायर रूट कर देंगे। व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:81। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, रूट 4 कितना हो जाएगा 2 एंड रूट 81 दैट इज 9। तो मेरे पास सब डुप्लीकेट रेशियो कितनी आ जाएगी, 2:9 आ जाएगी। देन व्हाट इज द ट्रिप्लीकेट रेशियो,
ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी कि क्यूबिंग, हम क्यूब कर लेंगे, यानी कि A:B की अगर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कैलकुलेट करनी है तो हम उसको 3 टाइम्स कंपाउंड करेंगे, यानी कि A/B इंटू A/B इंटू A/B। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास A³/B³ यानी कि A³:B³। इट इज द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A:B। A:B की ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगी। व्हाट इज द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A:B? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A:B। तो A:B की सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगी? जब सब डुप्लीकेट निकाला था तो मैंने स्क्वायर रूट किया था, जब सब ट्रिप्लिकेट निकालेंगे तो हम क्यूब रूट करेंगे। तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ A is to cube root of B. Cube root of A is to cube root of B. What is the sub triplicate ratio of 64:343? तो what is the cube root of 64? Cube root of 64 कितना हो जाएगा? 4. And what is the cube root of 343? That is 7. तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगी? 4:7 आ जाएगी। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो होगी, डुप्लीकेट रेशियो होगी, ट्रिप्लिकेट रेशियो होगी, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। नेक्स्ट वन इज, अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल या इनवर्स रेशियो, ऑफ A:B, मुझे A:B की रेसिप्रोकल रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो A/B इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल रेशियो या इनवर्स रेशियो दैट इज B/A, यानी कि B:A, B:A। जो कॉन्सिक्वेंट था वो एंटीसीडेंट बन गया और जो एंटीसीडेंट था वो कॉन्सिक्वेंट बन गया, रिवर्स हो गए। A:B था, B:A आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? हम कहते हैं कि A:B is equal to 3:4 and the value of B:C is equal to 5:7। ठीक है, if A:B is equal to 3:4 and B:C is equal to 5:7, then what is the value of A:B:C? इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब रेशियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारी ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। इसको एक्चुअल वे में कैसे करते हैं, फिर ऑप्शन से कैसे करना है, दोनों चीजें चेक करते हैं। तो मेरे पास A:B:C मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास ये जो दो रेशियोज गिवन है, A:B एंड B:C, इनमें कॉमन क्या है? B जो है वो कॉमन है, A:B, B:C, B जो है वो कॉमन है। तो A:B का मतलब क्या था? A:B इज इक्वल टू 3:4। अगर मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं A/B इज इक्वल टू 3/4, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है। तो मेरे पास जो फर्स्ट रेशियो है इसमें B की वैल्यू कितनी है? 4। मेरे पास जो सेकंड रेशियो है इसमें B की वैल्यू कितनी है? B या फर्स्ट टर्म है, B की वैल्यू 5 है। फर्स्ट रेशियो में B की वैल्यू 4 है, सेकंड रेशियो में B की वैल्यू 5 है। ठीक है, अगर अब मेरे पास दोनों रेशियोज में B की वैल्यू डिफरेंट है, तो मुझे ये B की वैल्यू जो है वो इक्वल बनानी है। तो इक्वल कैसे बनाएंगे? मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर मैं रेशियो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो रेशियो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो मैं ऊपर वाली रेशियो को मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा? जितना B की वैल्यू सेकंड रेशियो में है। तो B की वैल्यू सेकंड रेशियो में कितनी है? 5,
ऊपर वाली रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास पहली रेशियो ए रेशियो बी क्या बन जाएगी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे पास कितना आ गया 15:20 आ गया। सेकेंड रेशियो, अब सेकेंड रेशियो में किसको मल्टीप्लाई करें, जितना बी की ऊपर वैल्यू है 4, इस रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास 5:7 और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो आएगी दोनों रेशियो सेम होंगी। तो 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, B रेशियो C इज इक्वल टू 4 × 5 20, 4 × 7 28। ठीक है, तो 5:7 एंड 20:28 बोथ द रेशियोज आर सेम, दोनों रेशियोज सेम है। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि जो कॉमन टर्म B थी दोनों रेशियोज में, उनकी वैल्यू सेम होगी, यहां भी 20 होगी, यहां भी 20 होगी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, उसने क्या पूछा था एग्जामिनर ने, A रेशियो B रेशियो C कितना होगा, तो A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है 15, B की वैल्यू कितनी है 20 एंड C की वैल्यू कितनी है 28। फर्स्ट रेशियो में A की वैल्यू कितनी है 15 और B की वैल्यू 20, 15:20। सेकंड में B और C की वैल्यू कितनी है 20 एंड 28, 20 एंड 28। ठीक है, तो अगर ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कटिंग होती है तो ठीक है, नहीं होती तो दिस इज योर आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मेरे से क्या पूछा था, व्हाट इज A रेशियो B रेशियो C, तो दैट इज 15:20:28। ठीक है, चलो अगर मैं कहता हूं कि मुझे ये क्वेश्चन ऑप्शन से करना होता, मेरे पास था A रेशियो B इज इक्वल टू 3:4 एंड B रेशियो C इज इक्वल टू 5:7। और क्वेश्चन पूछा था मैंने, व्हाट इज A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। ठीक है, मान लो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन थी 20:15:28, ये मेरी पहली ऑप्शन थी। मान लो मेरी बी ऑप्शन थी हमारे पास 15:20:28। हमारे पास सी ऑप्शन थी 18:24:42। मेरे पास डी ऑप्शन थी नन ऑफ दीज। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, A रेशियो B इज 3:4, कि A रेशियो B जो है वो 3:4 है। मैंने कुछ नहीं सॉल्व किया, मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखी कि मेरे पास A रेशियो B ये है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा था व्हाट इज A रेशियो B रेशियो C, तो जो भी ऑप्शन मुझे गिवन है उसकी फर्स्ट वैल्यू A है, सेकेंड वैल्यू B है और थर्ड वैल्यू C है। तो A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 15, तो व्हाट इज A रेशियो B 20:15। अगर मैं 5 पे कटिंग करता हूं, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जब भी मैं रेशियो को किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करूंगा तो रेशियो सेम रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन मेरी A रेशियो B जो है वो 20:15 है। इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4:3 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या गिवन था 3:4, कि A रेशियो B जो है वो 3:4 है। लेकिन जब मैंने यहां से A और B की वैल्यू पिक की तो उनको मैंने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मेरे पास 4:3 आया। तो इसका मतलब पहली ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा था कि A की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू 20 है, C की वैल्यू 28 है। तो व्हाट इज A रेशियो B, मेरे पास A रेशियो B क्या होगा 15:20। इनको अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो डिवाइड दोनों को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 3:4 आ जाएगा। यस, मुझे 3:4 ही दे रखा था। व्हाट इज B रेशियो C, मेरे पास B रेशियो C कितना है 20:28 है। इसको अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, 4 पे अगर मैं इनकी कटिंग करता हूं या 4 से डिवाइड करता हूं दोनों वैल्यूज को, तो 4 5 का 20, 4 7 का 28, तो यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। तो B रेशियो C की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में 5:7 दे रखी थी। यानी कि ये जो मेरी ऑप्शन है, ये ऑप्शन इन दोनों रेशियोज को सेटिस्फाई कर रही है, A रेशियो B एंड B रेशियो C को। तो दिस ऑप्शन इज द आंसर। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर दी मैंने।
ये ऑप्शन मेरा आंसर है। तो हम डायरेक्टली कई बार ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि मैं A रेशो B रेशो C ही कैलकुलेट करूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं कि A रेशो B इज इक्वल टू 3 रेशो 4 and B ratio C is equal to 5 ratio 7. What is the value of A ratio C? कि A ratio C की वैल्यू क्या है, या फिर मान लो मेरे से A ratio C नहीं पूछे, मेरे से ये पूछे what is the value of C ratio A, इसकी वैल्यू क्या है। अब मेरे पास क्या था कि ये जो A ratio B 3:4, B:C, 5:7 दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है कि what is A ratio C, तो दोनों रेशियोज में जो कॉमन टर्म B है वो नहीं पूछी मेरे से, उसने पूछा व्हाट इज A एंड C, A रेशो C। तो सिंपल मैं यहां पे कंपाउंडेड रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं। व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो, कि दोनों रेशियोज को आप मल्टीप्लाई कर लो, A रेशो B मल्टीप्लाई B रेशो C, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई मीन कंपाउंडेड रेशियो, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉमन टर्म एलिमिनेट होकर मेरे पास A अपॉन C यानी कि A रेशो C आ जाएगा। तो ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ गया 3/4 इंटू 5/7, तो 15 अपॉन 28। तो मेरे पास A रेशो C क्या बन गया 15 रेशो 28, ये आ गया डायरेक्टली कंपाउंडेड रेशियो। ये करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लूंगा। प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट 15, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंट 28, और मेरे पास AB इंटू बी, AB अपॉन BC, B से B कैंसिल हो गया, A अपॉन C यानी कि A रेशो C कैलकुलेट हो गया। अगर एग्जामिनर ने कहा व्हाट इज C रेशो A, तो C की टर्म पहले लिख दो। C क्या है मेरे पास 28 रेशो A कितना है 15, तो मेरे पास आ गया 28 रेशो 15, C रेशो A। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास कि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 5C। ठीक है, और मान लो मुझे ऑप्शन दे रखी, इसने पूछा था व्हाट इज A रेशो B रेशो C। क्वेश्चन है हमारे पास कि A रेशो B रेशो C क्या होगा। A ऑप्शन कहती है 2 रेशो 3 रेशो 5, ये होगा। B ऑप्शन कहती है मान लो B ऑप्शन कहती है 5 रेशो 3 रेशो 2। C ऑप्शन कहती है 15 रेशो 10 रेशो 6, एंड D ऑप्शन कह रही है नन ऑफ दीज। ये ठीक है, तो पहले ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, बाद में हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली सॉल्व करके बताऊंगा कि ऑप्शंस कैसे आई है। पहले ऑप्शन से करते हैं। मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A रेशो B रेशो C, कि A रेशो B रेशो C की वैल्यू क्या होगी, एंड दैट इज गिवन इन द ऑप्शन। माय फर्स्ट ऑप्शन इज 2 रेशो 3 रेशो 5, यानी कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 5 है। तो यहां पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं। A की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं, क्यों 2 पुट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी फर्स्ट ऑप्शन में A की वैल्यू 2 है, तो व्हाट इज 2 इंटू 2 4। B की वैल्यू कितनी है 3, मैंने B की जगह 3 पुट कर लिया, 3 इंटू 3 9, तो क्या 4 इज इक्वल टू 9 होता है, बीच में इक्वल टू का साइन है, नो 4 इज नॉट इक्वल टू 9, इट मीन फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत है, रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन पुट करते हैं, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2, तो A की वैल्यू 5 पुट की कितना आ गया 10, B की वैल्यू 3 पुट किया कितना आ गया 3 इंटू 3 9, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 9। मैंने A की जगह क्या पुट किया, ये 5 पुट कर लिया, 5 इंटू 2 10 आ गया। B की जगह क्या पुट किया, मैंने 3 पुट किया, 3 इंटू 3 9 आ गया। 10 इज नॉट इक्वल टू 9, तो B ऑप्शन भी मेरी रॉन्ग ऑप्शन थी। अब मैं C ऑप्शन पुट करता हूं 15, तो 15 इंटू 2, A की वैल्यू 15 पुट की तो मेरे पास आ गया 15 इंटू 2 30 आ गया। B की वैल्यू कितनी गिवन थी, मुझे C ऑप्शन में 10 गिवन थी, तो B की जगह 10 पुट कर दें, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, तो ये भी 30 आ गया। C की वैल्यू कितनी है 6 है, यहां 6 पुट करते हैं, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30, तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 30 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30, मेरे पास इक्वल टू गिवन है, तो 30 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30, तो ये इक्वल होते हैं, तो इट मीन कि मेरी C ऑप्शन जो है वो आंसर है।
ठीक है, ये तो था अगर मुझे ऑप्शन से सॉल्व करना था। अगर मुझे ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना तो कैसे करेंगे? मेरे पास क्वेश्चन था 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, तो मैं इसे लेट कर लेता हूं इज इक्वल टू 1। इसे हम 1 के इक्वल लेट कर लेते हैं। ऑल आर इक्वल, तो इक्वल टू 1 लेट कर लिया। अब क्या है, 2a इज इक्वल टू 1, what is the value of a? 2a is equal to 1, the value of a is 1 upon 2. 3b is equal to 1, what is the value of b? b is equal to 1 upon 3. 5c is equal to 1, what is the value of c? c is equal to 1 upon 5. मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो what is a ratio b ratio c? मान लो आपको ऑप्शन में फ्रैक्शन में गिवन होता कि 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5, तो ये आंसर होता। अगर फ्रैक्शन में गिवन होता, ये अगर ऑप्शन कुछ इस वे में गिवन होती तो ये ऑप्शन भी मेरी करेक्ट होती। ठीक है, लेकिन कोई भी ऑप्शन जो थी वो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं थी। तो अब हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि रेशो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रेशो सेम रहती है। तो मैं 5, 3 और 2 इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30, तो इस रेशियो को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15। 1/3 को 30 से किया, कितना आ गया 10। 1/5 को 30 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। तो 15 रेशियो 10 रेशियो 6, दैट इज सी ऑप्शन। 15, 10 एंड 6 सी ऑप्शन आंसर है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 2b रेशो 4a प्लस b। मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? 3a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 4a प्लस b। वाई डिवाइड कॉज रेशो, मुझे रेशो गिवन थी। अब मुझे क्या गिवन है यहाँ पे? a रेशो b गिवन था मुझे कि a रेशो b यानी कि a अपॉन b इज इक्वल टू 3/4। तो वैल्यू ऑफ a इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4। यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। वैल्यू वाइज यहाँ पे हम a एंड b की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरे पास? a की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी है। व्हाट इज 3 इंटू 3? दैट इज 9। व्हाट इज 2 इंटू 4 माइनस 2b, b की वैल्यू 4 थी, 4 पुट करते हैं तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय a की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो 4 इंटू 3 12 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 4। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, कितना आ गया माइनस करके? 9 माइनस 8 1 आ गया, और 12 प्लस 4 16 आ गया। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/16। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज 1/16। ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, मेरे पास इसकी रेशियो पूछी थी 3a माइनस 2b इज टू 4a प्लस b, दैट इज इक्वल टू 1/16 के इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं प्रपोर्शन। फिर इनसे रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम उसके बाद करेंगे, और क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड और क्वेश्चंस भी मैं आपको बाद में करूंगा। तो हमारे पास है प्रपोर्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोर्शन? रेशियो एंड प्रपोर्शन था ना टॉपिक का नाम। तो प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन। ठीक है, मैं कहता हूं कि इफ a b c d 4 numbers are in proportion, then the ratio between first two is equal to the ratio between next two। यानी कि a ratio b is equal to c ratio d। ratio between first two is equal to the ratio between next two। ठीक है,
तो यानी कि मेरे पास क्या हो रहा है, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज, ठीक है, A रेशो B एंड C रेशो D के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। या फिर इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, यानी कि अगर मैं आपको देता हूं इफ P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S, then the four numbers P, Q, R and S are in proportion. मुझे फर्स्ट में क्या दे रखा था कि A, B, C, D जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो इट मीन द रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन नेक्स्ट टू, C रेशियो D। सेकंड में मुझे क्या दे रखा था कि मुझे रेशियो गिवन थी कि P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S, देन द फोर नंबर P, Q, R, S, ये नहीं कहूंगा Q, P, S, R, नो, इन ऑर्डर में ही कहूंगा P, Q, R, S आर इन प्रपोर्शन। दीज फोर नंबर्स जो हैं ये किस में होंगे, प्रपोर्शन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, ठीक है, या A रेशियो B प्रपोर्शन का ये सिंबल भी होता है बेटा, चार डॉट्स लगाते हैं, C रेशियो D प्रपोर्शन, इसकी जगह इक्वल टू भी लगा लोगे, सेम ही एक ही चीज है ये, A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D या A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, ठीक है। तो हमारे पास ये जो B एंड C हैं ये दोनों मिडिल में है, A और D बाहर है, तो इनको हम कहते हैं मीन्स मिडिल वाली टर्म्स B एंड C। ये A और D जो है ये आउटर टर्म्स है, तो इनको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम्स है, A एंड D आर एक्सट्रीम्स, B एंड C आर मीन्स। तो अगर मैं इन रेशियोज को फ्रैक्शन में लिखता हूं, A रेशियो B इज इक्वल टू A अपॉन B एंड C रेशियो D इज इक्वल टू C अपॉन D, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A इंटू D इज इक्वल टू B इंटू C, AD BC, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of means। बोलो ठीक है। जैसे कि हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं तो हम ये चीज भी अप्लाई कर सकते थे वहां पे, A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एक चीज की थी, क्वेश्चन था एक वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे कि हमने अप्लाई किया था कि अगर मेरे पास लॉस जो है वो 4% है, तो लॉस मेरे पास 4 आ गया और मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है वो 96 होगी, ठीक है। था ना कुछ ऐसा क्वेश्चन कि लॉस जो है वो 4 है, 4% था मेरे पास लॉस, तो हमने क्या किया, मैंने क्या किया था, मैंने कहा कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस 4 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 96 होगी। तो लॉस और सेलिंग प्राइस के बीच में हमारे पास रेशियो क्या आ गई, 4 रेशियो 96, यानी कि 4 अपॉन 96 आ गई। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल सेलिंग प्राइस गिवन थी फिर मुझको कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस 24,000 है, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस, तो दिस इज इक्वल टू 4 रेशियो 96 इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस कितना है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 24,000 है, ठीक है। 496 लॉस रेशियो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस रेशियो सेलिंग प्राइस, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू मीन्स को मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इनको फिर मल्टीप्लाई करके रेशियोज में मेरे पास आ गया 4 इंटू 24,000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 96, जो ये 96 डायरेक्टली इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये फिर वैल्यू ऑफ एक्चुअल लॉस दैट इज 1,000 रुपीज आ जाएगा,
तो लॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास 1000, यानी कि मैं यहाँ पे ये भी सोच सकता था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हम किसी 2, 3, 4 वेज में सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। हमारा पर्पस सिर्फ 2 ही चीजें हैं कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो और क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास गिवन था कि 4, 9, 12 एंड व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन, कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। सिंपल, मुझे 3 प्रपोर्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है। तो फोर्थ प्रपोर्शन कैसे कैलकुलेट होगा? द रेशियो बिटवीन फर्स्ट 2 इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन नेक्स्ट 2। ये अब सॉल्व हो जाएगा। कौन सा फंडा? वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो फोर्थ प्रपोर्शन हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन, आप खुद कैलकुलेट करना, हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आपने लिखना है पॉइंट, जो भी चल रही सीरीज वो लिख लेना। कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, मैं कहता हूं कि 4 नंबर्स A, B, C एंड D आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। ये कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है, आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। तो कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन मीन द रेशियो बिटवीन A एंड B, A रेशियो B इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन B एंड C, B रेशियो C। B कॉमन ले लिया मैंने दोनों रेशियोज में। A रेशियो B इज इक्वल टू B रेशियो C इज इक्वल टू C रेशियो D। तो ये कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 3 नंबर्स P, Q, R आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, 3 नंबर्स जो है ये कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है, P, Q, R। तो क्या हो जाएगा? द रेशियो बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन Q एंड R। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि 3 नंबर्स P, Q, R, P, Q, R आर इन प्रपोर्शन। अब ये प्रपोर्शन में दे रखे हैं, कॉन्टिन्यू वर्ड नहीं लिखा कि 3 नंबर्स जो है वो प्रपोर्शन में है, तो भी मैं इनको P रेशो Q इज इक्वल टू Q रेशो R ही लिखूंगा। यानी कि 3 नंबर के केस में चाहे मुझे कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन है या फिर सिंपल प्रपोर्शन की बात की है कि 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन या 3 नंबर्स आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, वो हमेशा कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में ही होंगे। लेकिन अगर मुझे कहा है कि 4 नंबर्स A, B, C, D आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, तो क्या होगा? A रेशो B इज इक्वल टू B रेशो C इज इक्वल टू C रेशो D। और अगर मुझे कहा है कि 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, तो मैं कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन ही लूंगा, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। इन दैट केस हमारे पास कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन ही होगा। लेकिन 3 नंबर के केस में वो कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन ही होंगे। मैं कहता हूं कि हमारे पास था 4, 12, फाइंड थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड थर्ड proportion of 4 and 12. The third proportion be x. तो 4 रेशियो 12 इज इक्वल टू 12 रेशियो x। मैंने थर्ड प्रपोर्शन को x लेट कर लिया कि जो थर्ड प्रपोर्शन था वो x है। तो 4, 12 एंड x आर इन प्रपोर्शन। तो रेशियो बिटवीन 4 एंड 12 इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन 12 एंड x
ये रेशियो इक्वल हो जाएगी। आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मेरे पास मीन प्रपोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन क्या होगा? मैं कहूंगा कि a और b के बीच में मुझे मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, तो लेट कैपिटल P इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन a एंड b। मीन प्रपोर्शन यानी कि दो नंबर्स के बीच में प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दीज थ्री नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। अगर ये तीनों नंबर प्रपोर्शन में है तो क्या हो जाएगा? a रेशो p is equal to p ratio b, product of extreme is equal to product of means, p square is equal to a into b and p is equal to square root of a into b। यानी कि मीन प्रपोर्शन क्या होगा? टू नंबर्स का मीन प्रपोर्शन इज, मीन प्रपोर्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज का स्क्वायर रूट। दिस इज मीन प्रपोर्शन, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि 4 and 9 का मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 and 9, तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लूंगा। तो 4 into 9 is 36 and the square root of 36 is 6। तो मीन प्रपोर्शन ऑफ 4 and 9 is 6। इनका मीन प्रपोर्शन जो है वो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने फोर्थ प्रपोर्शन कैलकुलेट किया, मैंने मीन प्रपोर्शन कैलकुलेट किया, मैंने थर्ड प्रपोर्शन कैलकुलेट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर इज 64। दो नेचुरल नंबर का सम जो है वो 64 है। तो नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 64, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर्स। तो व्हाट इज माय फर्स्ट ऑप्शन? माय फर्स्ट ऑप्शन इज 3:5। व्हाट इज द सम टोटल? क्योंकि मुझे सम गिवन था 64, तो इनका सम कितना हो गया रेशियोज का? 3:5 इज 8। तो ये जो 64 है ये 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है एज ए होल नंबर। तो इट मीन मैं 64 को 3:5 में डिवाइड कर सकता हूं एज नेचुरल नंबर, एज होल नंबर, ठीक है। डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आएगा क्योंकि 64 जो है वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इट मीन ये हो सकता है 64 इस रेशियो में डिवाइड हो सकते हैं। व्हाट इज बी ऑप्शन? 7:9। दोनों का टोटल करता हूं 7 + 9, तो मेरे पास टोटल आ गया 16। तो 64 जो है वो 16 से भी डिविजिबल होता है। तो यानी कि जो मेरे पास 64 है उसको मैं 7:9 में डिवाइड कर सकता हूं एज ए नेचुरल नंबर। व्हाट इज माय फोर्थ ऑप्शन? 1:3। द टोटल इज 4। यानी कि 64 जो है क्या वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है? यस, 64 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो इट मीन मैं 64 को 1:3 में भी डिवाइड कर सकता हूं एज अ नेचुरल नंबर। मेरे पास टोटल 4 था। लेकिन सी ऑप्शन क्या है मेरे पास? अब सी ऑप्शन है 3:4। मैंने इनका टोटल किया एंड टोटल आ गया 7। तो 64 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 64 is not exactly divisible by 7. 64 3:4 में डिवाइड तो हो सकता है बट नॉट एज होल नंबर या नेचुरल नंबर, वो फ्रैक्शन या डेसिमल्स आ जाएंगी मेरे पास। तो यहां पे क्या कहा था? ये जो A और B है वो 3:4 नहीं हो सकते, बाकी कुछ भी ऑप्शन बाकी हो सकती थी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास क्वेश्चन था कैन नॉट। तो कैन नॉट यानी कि सी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि जो 25 पैसा के जो कॉइन्स हैं वो 1 के मल्टीपल हैं, जो 10 पैसा के कॉइन्स हैं वो 2 का मल्टीपल, यानी कि 25 पैसा के नंबर ऑफ कॉइन से डबल 1 2। एंड जो 5 पैसा के कॉइन्स हैं वो 3। अगर ये एक कॉइन है
तो इसके 2 कॉइन होंगे और इसके 3 कॉइन होंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 1:2:3 में है, 1:2:3 में है। ठीक है, इफ देयर आर ₹30 इन ऑल, और मेरे पास टोटल मनी कितनी है बैग के अंदर, ₹30, देन हाउ मच 5 पैसा कॉइन्स आर देयर, तो 5 पैसा के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे। ठीक है, चलो अब मुझे ऑप्शंस दे रखी थी, क्या ऑप्शंस है मेरे पास, 50, 100, 150 एंड 200। इट मीन जो मेरे पास 5 पैसा के नंबर ऑफ कॉइन्स है वो या तो 50 है या 100 है या 150 है या 200 है। अब मेरे पास रेशो क्या थी, मेरे पास रेशो थी 25 पैसा, 10 पैसा के कॉइन्स और तीसरा क्या था 5 पैसा के कॉइन्स। किस रेशो में थे, 1:2:3। अब यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो 5 पैसा के कॉइन्स हैं वो 3 का मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, जो 5 पैसा के जो कॉइन्स हैं वो 3 का मल्टीपल होने चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो 5 पैसा के कॉइन्स है वो 2.5 है, कि 2 तो पूरे कॉइन्स हैं और एक आधा कॉइन है, आधा कॉइन तो हो नहीं सकता ना। तो यानी कि जो 5 पैसा के कॉइन्स हैं वो 3 का मल्टीपल होने चाहिए। दिस ऑप्शन इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, दिस ऑप्शन इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, दिस ऑप्शन इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, ओनली सी ऑप्शन इज मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि मेरे पास जो 5 पैसा के कॉइन्स हैं वो 150 कॉइन्स हैं। सी ऑप्शन इज द आंसर। कोई जरूरत नहीं है मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डायरेक्टली एलिमिनेशन, ऑप्शन को चेक किया मैंने और एलिमिनेट किया और एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी। अगर मेरे पास 2 ऑप्शन 3 का मल्टीपल होती तो मैं पहले एक ऑप्शन को चेक कर लेता, वो नहीं सेटिस्फाई करती तो दूसरी ऑप्शन को मैं बिना चेक किए टिक कर दूंगा। ठीक है, अब कहोगे सर इसे एक्सप्लेन करके दिखाओ, तो हम एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 पैसा के जो कॉइन्स हैं वो 150 कॉइन्स हैं। ठीक है, तो जो रेशो थी वो ये थी 1:2:3। तो मैं इस 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 150 आ जाए। मैं इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 150 आ जाए, तो मैं 50 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 50 × 1 यानी कि 50 कॉइन्स मेरे पास 25 पैसा के हैं, 50 × 2 100 कॉइन्स मेरे पास 10 पैसा के हैं, और 50 × 3 150 कॉइन्स मेरे पास 5 पैसा के कॉइन्स है। 50 कॉइन्स, 100 कॉइन्स, 150 कॉइन्स, रेशियो मेरे पास 1:2:3 आ गई। व्हाट इज द मनी वैल्यू? अगर मेरे पास 50 कॉइन्स जो है वो 25 पैसे के हैं तो मेरी मनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 25 × 5 कितना हो गया, 1250 पैसा, ये पैसों में आ गया। प्लस अब मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 पैसा के 100 कॉइन्स हैं, तो टोटल मेरे पास मनी वैल्यू कितनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1000 पैसा। 5 पैसा के मेरे पास 150 कॉइन्स हैं, तो मेरे पास टोटल मनी वैल्यू कितनी होगी, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया 750 पैसा। तीनों को प्लस कर लो, हमारे पास आ जाएगा 3000 पैसा। कन्वर्टेड इनटू रुपीज तो 30 रुपीज आ जाएगा, और मुझको 30 रुपीज ही गिवन था कि टोटल मनी जो थी बैग के अंदर इन ऑल 30 रुपीज है। तो इट मीन हमारी ये जो ऑप्शन 150 है ये करेक्ट ऑप्शन है, 150 करेक्ट ऑप्शन है। अगर मेरे पास यहाँ पे टोटल मनी जो है वो 150 नहीं बनती, टोटल मनी जो है सॉरी 3000 यानी कि 30 रुपीज नहीं बनती, तो मैं अपनी ऑप्शन चेंज कर लेता। तो मैं अपने नंबर ऑफ कॉइन्स 150 की अलावा कोई और ऑप्शन जो 3 का मल्टीपल होती हम वो चेक कर लेंगे फिर। ठीक है, तो इन दिस केस 150 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की हमें एज दे रखी है 3:4। ठीक है, नेक्स्ट है 4 years earlier the ratio was 5:7। 4 year earlier तो 4 साल पहले, 4 years back, जो इन दोनों की रेशो थी वो 5:7 थी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। ए की प्रेजेंट एज क्या है,
कितनी है ए की प्रेजेंट एज? 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 24 ईयर्स या 32 ईयर्स? तो जो प्रेजेंट एज ऑफ ए है दैट इज 3, यानी कि ए की प्रेजेंट एज 3 का मल्टीपल होगी। तो 4 ऑप्शंस हैं, 3 का मल्टीपल या तो 15 है या 24 है, ना 16 है ना 32 है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी ऑप्शन उठाने की, ऑप्शन पिक करने की, दैट इज ए ऑप्शन। मैं ए ऑप्शन पिक करूंगा। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं 24 को टिक कर जाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 24 से भी चेक कर सकते हो कि 24 से हमारा आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। चलो, अब हमारे पास क्या था कि मैंने ए की एज 15 लेट कर ली, द एज ऑफ ए इज 15। तो ए की एज 15 है, लेकिन जो मुझे ए और बी की रेशो गिवन थी वो 3:4 गिवन है। तो ए की एज को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 3 को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास 15 आ जाए? तो ऑब्वियस सी बात है 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी कि इस रेशियो को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो व्हाट इज 5 इंटू 3? 15। एंड व्हाट इज 5 इंटू 4? 20। तो ए की एज 15 आ गई और बी की एज 20 आ गई। ये इनकी एक्चुअल एजेस आ गई। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। ए की एज 15, बी की एज 20। अब 4 ईयर बैक इनकी एज कितनी हो जाएगी? ए की एज इसमें से 4 माइनस कर लेता हूं, 11 आ जाएगा। जिस मर्जी जैसे मर्जी कटिंग कर लो, 11 का कभी 5 नहीं बनेगा। ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। क्या किया मैंने? ए की एज 15 होगी, बी की एज 20 आ गई। अब 4 ईयर बैक ए की एज कितनी होगी? 15 माइनस 4 11। बी की एज कितनी होगी? 20 माइनस 4 16। मेरे पास रेशो क्या आ गई? 11:16। लेकिन मुझे रेशो क्या गिवन थी? 5:7। इट मीन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन है। तो कौन सी ऑप्शन आंसर हुई? 24 चेक कर लेते हैं एक बार, 24 से भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास क्या गिवन था? A/B गिवन थी। A/B इज इक्वल टू 3:4। अब A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए? ऑब्वियस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस पूरी रेशो को 8 से कर लेते हैं, तो A की एज 8 इंटू 3 24 होगी और B की एज 8 इंटू 4 32 आ गई। ये A की एज होगी, ये B की एज आ गई। अब 4 ईयर बैक की बात करते हैं कि 4 साल पहले A की एज कितनी हो जाएगी? 24 में से 4 माइनस कर लो, 20 आ जाएगी। B की एज कितनी हो जाएगी 4 साल पहले? इसमें से 4 माइनस किया, 28 आ गया। तो व्हाट इज द रेशो? अब रेशो क्या बन जाएगी? 20:28। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, रेशो को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दो। तो मैं इन दोनों को 4 से डिवाइड कर लेता हूं। इसको 4 से डिवाइड किया 5 आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया 7 आ गया। मेरे पास रेशो 5:7 आ गई और मुझे क्या गिवन थी? रेशो 5:7 ही गिवन थी। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज द आंसर। हमारी ये जो सी ऑप्शन है ये आंसर आ जाएगा 24। ये आंसर है। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि माय आंसर इज आइदर 15 और 24। 15 से मैंने चेक किया, वो सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैं 24 को टिक कर जाऊंगा कि 24 इज माय आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एज के ऊपर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एजेस के ऊपर ही। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। कि राम की जो एज है वो उसके सन की एज का 4 टाइम्स है। राम की एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, अगर सन की एज 5 इयर्स है तो 5 इंटू 4 20 राम की एज हो जाएगी। अगर सन की एज 10 इयर्स है तो 10 इंटू 4 40 ईयर राम की एज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? 5 years ago, Ram was 9 times as old as his son. तो 5 साल पहले राम जो था वो 9 टाइम्स था सन की एज से। ठीक है, सन एट दैट टाइम। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम? राम की प्रेजेंट एज कितनी है? मुझे राम की प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी है।
एंड द प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 25, 36, 32 या 48। तो राम की जो प्रेजेंट एज है ये मुझे ऑप्शन में गिवन है, एंड दिस एज इज मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 का मल्टीपल होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर राम की एज 25 है तो उसके सन की एज कितनी हो जाएगी? 25 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इन डेसिमल। तो मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, या ये वाली ऑप्शन में सबसे लास्ट में सोचूंगा। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है? यस। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है? यस। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है? यस। रिमेनिंग सारी ऑप्शन 4 से डिवाइड होती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं सबसे पहले 36 ऑप्शन पिक करता हूं कि राम की एज 36 है। तो व्हाट इज द एज ऑफ सन? सन की एज कितनी हो जाएगी? 4 इधर जाके डिवाइड हो गया, सन की एज जो है वो 9 होगी, राम की एज जो है वो 36 होगी। सन की एज जो है वो 9 ईयर्स होगी, राम की एज जो है वो 36 ईयर होगी, ठीक है। सन, ये 5 नहीं है, सन है। नाउ अब मुझे क्या दे रखा था, कितने ईयर बैक? 5 ईयर एगो, 5 साल पहले राम की एज कितनी होगी? 36 में से 5 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो, 31। सन की एज 9 में से 5 माइनस कर दो, सन की एज 4 होगी। 5 ईयर बैक सन की एज 4 होगी और राम की एज 31 होगी। क्या सन की एज 9 टाइम्स ऑफ राम की एज है? यानी कि सन की एज को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वो राम की एज के इक्वल आ जाएगा? नो। तो यानी कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रही जो क्वेश्चन के अंदर मुझे कंडीशन गिवन है। तो ये 36 रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास 32 और 48 रहेगी। अब मैं 32 से सॉल्व करूंगा, अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं 48 को डायरेक्टली टिक कर जाऊंगा, फिर मैं 48 से चेक नहीं करूंगा। तो 32 से चेक करते हैं, 32 से चेक करते हैं, ठीक है। हमारे पास आ गया कि राम की एज जो है वो 32 है। तो व्हाट इज द एज ऑफ सन? सन की एज कितनी हो जाएगी? सन की एज इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 टाइम्स थी राम की एज सन की एज से, तो मैंने 32 को 4 से डिवाइड किया, तो सन की एज जो थी, उसके बेटे की एज जो थी वो 8 ईयर्स आ गई। नाउ 5 ईयर बैक राम की एज कितनी हो जाएगी? 5 ईयर बैक कितनी होगी? 27 होगी। और सन की एज कितनी हो जाएगी? 8 - 5 3 होगी। तो क्या अब सन की एज का 9 टाइम्स इक्वल टू द राम एज? यस। अगर मैं सन की एज को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो राम की एज के इक्वल आ जाएगा। यस, 9 × 3 27। ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ये लिखा हुआ है देखो, 5 ईयर बैक राम वॉज 9 टाइम्स, यानी कि सन की एज को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो राम की एज आ जाएगी। तो 3 मेरे पास थी 5 ईयर बैक, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, 27 आ गई। सेटिस्फाइड। तो सी ऑप्शन इज द आंसर। अब डी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन दिस केस द एज ऑफ राम या प्रेजेंट एज ऑफ राम इज 32 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ वरुण's एज एंड हिज मदर्स एज इज 5:11। मुझे इनकी एजेस की रेशियो दे रखी है कि वरुण इज टू मदर, उसकी मदर की एज 5:11, ये दे रखा मुझे। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 18 ईयर्स। इनकी एज का जो डिफरेंस है, मुझे डिफरेंस दे रखा है, कितना डिफरेंस? 18 ईयर्स। आगे क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। 5 सालों के बाद इनकी एजेस का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन 19:59, 2:3, 37:75 या 10:90। अब क्वेश्चन क्या था कि इनकी प्रेजेंट एज की रेशियो दे रखी है 5:11 एंड द डिफरेंस इज 18। तो मैं कुछ नहीं लेट करूंगा, मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेशियो। रेशियो का डिफरेंस कितना है? क्यों? क्योंकि मुझे उनकी एजेस का डिफरेंस दे रखा है। तो डिफरेंस ऑफ एजेस कितना हो गया? 11 में से 5 माइनस किया, मेरे पास 6 आ गया। डिफरेंस इज 6, लेकिन मुझे एक्चुअल डिफरेंस 18 दे रखा है। तो 6 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 18 बन जाए? तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 18 आ जाएगा।
6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 3 को मैं दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये जो रेशियो गिवन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो व्हाट इज 3 इंटू 5? 15। व्हाट इज 3 इंटू 11? 33। देखो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस 18 आ गया। यस, दोनों की रेशियो 5:11 है। यस, तो इट मीन दिस इज एक्चुअल एज ऑफ वरुण, दिस इज एक्चुअल एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, तो अब मुझसे क्या पूछा था, व्हाट इज द रेशियो आफ्टर 5 years? 5 सालों के बाद वरुण की एज कितनी हो जाएगी? इसमें 5 प्लस कर दो, 20 होगी। और मदर की एज कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। 38 हो जाएगी। तो व्हाट इज द रेशियो? 2 पे कटिंग कर लेते हैं, 10:19। तो इनकी जो रेशियो थी वो 10:19 आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन की बजाय डायरेक्टली सॉल्व किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जल्दी हो जाना था। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन को ऑप्शन से ही ट्राई करूं, लेकिन हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन रेशियोज के जितने भी हैं ट्राई करनी है कि ऑप्शन से हमारे पास सॉल्व हो। ठीक है, क्योंकि जो चीज उसने पूछी हमसे कि ये चीज कैलकुलेट करो, प्रेजेंट एज कितनी है, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन, वो ऑप्शन में गिवन होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेशियो में आता है कुछ क्वेश्चंस पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे कि मान लो हमारे पास 2 या 3 पार्टनर्स हैं, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर, तो प्रॉफिट हो गया उनको। अब वो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, या लॉस हो गया तो वो लॉस किस रेशियो में हमने डिवाइड करना है। सिंपल क्वेश्चंस। तो पार्टनरशिप, ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है मेरे पास कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम टाइम के लिए। तो पहला मेरे पास था डिफरेंट अमाउंट फॉर सेम टाइम पीरियड, फॉर सेम टाइम। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं, ए बी सी पार्टनर है, ए बी एंड सी पार्टनर है। दे इन्वेस्ट, उन्होंने इन्वेस्ट किया 2 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया 3 लाख और सी ने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इनको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है आफ्टर 1 ईयर। रुपीज 10,000 का प्रॉफिट है आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, मैंने क्या कहा था कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट की है, 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख फॉर सेम टाइम। मैंने बात की है आफ्टर 1 ईयर, तो यानी कि ए की ये जो कैपिटल है ये मैंने कितने टाइम यूज की है, 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स। ये कितने टाइम यूज की है, 12 मंथ्स। ये कितने टाइम यूज की है, 12 मंथ्स, यानी कि टाइम सेम हो गया। तो इन दिस केस ये जो प्रॉफिट है ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, इनकी इन्वेस्टमेंट रेशियो में, इन्वेस्टमेंट रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी यानी कि इनके प्रॉफिट की जो रेशियो होगी दैट इज ए रेशियो बी रेशियो सी। जो इनके प्रॉफिट की शेयरिंग रेशियो होगी वो 2 लाख रेशियो 3 लाख रेशियो 5 लाख। तो सारी जीरो तीनों में से एलिमिनेट कर लेते हैं, 50 50 50 एलिमिनेट कर ली, तो मेरे पास रेशियो आ गई 2:3:5। अब ये जो प्रॉफिट है 10,000 वो अब मैं इस रेशियो में डिवाइड करूंगा। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, ए का शेयर कितना हो जाएगा प्रॉफिट में, एज शेयर इज इक्वल टू ए की रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, तीनों का टोटल 2 + 3 + 5 इंटू प्रॉफिट 10,000। तो कितना हो गया, 5 + 3 8 + 2 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10,000। तो 1 0 एलिमिनेट होगी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए का शेयर 2,000 आ गया। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना हो जाएगा, बी का शेयर इज इक्वल टू बी की रेशियो 3 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो, तीनों रेशियोज का टोटल
10 इंटू प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास बी का शेयर 3000 आ गया और सिमिलरली सी का शेयर हमारे पास 5000 आ जाएगा। ठीक है, तीनों के शेयर को टोटल करते हैं तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 10,000 का आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि मेरे पास A रेशो B रेशो C कैलकुलेट होगी कि A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू 2 रेशो 3 रेशो 5, यानी कि A को 2 रुपए मिलेंगे, B को 3 रुपए और C को 5 रुपए मिलेंगे। तो तीनों का टोटल किया मैंने, तीनों का टोटल कितना आ गया, 10 आ गया, लेकिन मेरे पास तीनों का प्रॉफिट कितना गिवन था, 10,000। तो इस 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10,000 आ जाए। अब मैं इस 10 को 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 10,000 आ जाएगा, यानी कि रेशो में हर एक वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो A का शेयर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1000 2000, B का शेयर 3 इंटू 1000 3000, C का शेयर 5 इंटू 1000 5000, टोटल कर लेना, टोटल प्रॉफिट 10,000 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हमारे पास पहली टाइप क्या थी, मैंने पहली टाइप में क्या लिखवाया था, जब डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं पार्टनर सेम टाइम के लिए। अब यहां पे मेरे पास क्या है कि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे फॉर डिफरेंट टाइम के लिए, टाइम डिफरेंट होगा, अमाउंट सेम होगा। सेकेंड टाइप हमारे पास है, सेकेंड टाइप सेम अमाउंट फॉर डिफरेंट टाइम, फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड्स। चलो अब इसमें क्या है हमारे पास, मैं कहता हूं कि ए स्टार्ट द बिजनेस विद ₹2 लाख। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीज से, ठीक है, एंड आफ्टर 3 months B join with same amount, B join with same amount। 3 months के बाद B ने बिजनेस ज्वाइन किया सेम अमाउंट के साथ, तो दोनों की कैपिटल सेम होगी, A की भी 2 लाख इन्वेस्टमेंट है, B की इन्वेस्टमेंट भी 2 लाख है, लेकिन A की जो 2 लाख है वो हमने बिजनेस में कितनी देर यूज की है, मैं कहता हूं कि आफ्टर 1 ईयर इनको प्रॉफिट हो जाता है 21,000 का प्रॉफिट था। आफ्टर 1 ईयर इनका जो प्रॉफिट था, दोनों का कंबाइंड प्रॉफिट दैट इज ₹21,000। अब ए की ये जो 2 लाख रुपीज है, ये मैंने कितने मंथ्स यूज किया होगा, ए ने बिजनेस शुरू किया है एंड आफ्टर 12 मंथ्स, तो यानी कि ए की इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में 12 मंथ यूज की है, और बी 3 मंथ्स के बाद बिजनेस ज्वाइन करता है, तो बी के जो 2 लाख रुपीज है वो हमने कितने मंथ्स यूज किए होंगे बिजनेस में, 9 मंथ्स किए होंगे, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर तो उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो 12 मंथ्स में से मैंने 3 मंथ्स माइनस कर लिए, रिमेनिंग आ गया 9 मंथ्स। तो इन दिस केस जो ये जो प्रॉफिट है इनकी टाइम रेशियो में डिवाइड होगा, जो ये प्रॉफिट है ये टाइम रेशियो में डिवाइड होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब टाइम सेम था, इन्वेस्टमेंट डिफरेंट थी, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो में डिवाइड हुआ था। यहां इन्वेस्टमेंट सेम है, टाइम डिफरेंट है, तो ये जो प्रॉफिट है वो टाइम रेशियो में डिवाइड होगा। तो ए की कैपिटल मैंने कितने मंथ्स यूज की थी, 12, बी की कैपिटल, बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने कितने मंथ्स यूज की थी, 9, तो यानी कि जो ये प्रॉफिट है वो 12:9 में डिवाइड होगा। तो 12:9 यानी कि 4:3, इस रेशियो में हमारा जो भी प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर लेंगे 21,000। ठीक है, अब तो रेशियो का ही क्वेश्चन है, कर लोगे डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मेरे पास थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप क्या आती है, पहली टाइप में मेरे पास टाइम सेम था, दूसरी में इन्वेस्टमेंट सेम थी, तीसरी में दोनों चीजें डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट अमाउंट फॉर डिफरेंट टाइम, फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, अब इस केस में
प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पे भी। एग्जाम्पल, मैं कहता हूं ए ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, या ए स्टार्ट द बिजनेस विद रुपीज 2 लाख। ए ने 2 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 3 months बी ज्वाइन विद रुपीज 3 लाख, बी 3 लाख रुपीज के साथ 3 months के बाद बिजनेस ज्वाइन करता है। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो प्रॉफिट है उसको शेयर करने की अब रेशियो क्या हो जाएगी। तो इन दिस केस हमने क्या करना है, हम इफेक्टिव रेशियो कैलकुलेट करेंगे, या इक्विवेलेंट रेशियो जिसे हम कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है? इक्विवेलेंट रेशियो होती है कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है? ए की इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख, और टाइम कितना है? अगर मैं अगेन कहता हूं कि प्रॉफिट हो रहा है हमें आफ्टर 1 ईयर की बात करते हैं कि जो प्रॉफिट है वो हमें है आफ्टर 1 ईयर, हमें कुछ प्रॉफिट हो गया, जैसे कि मान लो हमें प्रॉफिट आ गया 7200 रुपीज का, हमें प्रॉफिट हो गया आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो ए की कैपिटल 2 लाख, अब ये 2 लाख हमने कितने मंथ्स यूज किए थे? 12। तो कैपिटल को, इन्वेस्टमेंट को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये ए का इक्विवेलेंट शेयर आ गया। अब बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे, लेकिन कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए थे? 9 मंथ्स, क्योंकि बी ने जो बिजनेस था वो 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया था। बी ज्वाइन द बिजनेस आफ्टर 3 मंथ्स। तो बी की कैपिटल हमने कितने मंथ्स यूज की थी? 9 मंथ्स यूज की थी। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपिटल्स कितनी होगी? 12 into 2 24 lakhs, 0.000 रेशो, 9 into 3 27 lakhs, ये आ गया। तो 0 से 0 एलिमिनेट होगी, मेरे पास रेशो क्या रहेगी? 24/27, A रेशो B इज इक्वल टू 24/27। 3 पे कटिंग कर लेते हैं, 3 8 का 24, 3 9 का 27, यानी कि A और B को जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो A का शेयर कितना हो जाएगा? A की रेशो डिवाइडेड बाय टोटल, दोनों का टोटल कर लेंगे 17 आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 7200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, डेसिमल में आ जाएगा। और बी का शेयर कितना हो जाएगा? 9/17 into 7200, ये बी का शेयर आ जाएगा। या फिर टोटल में से ए का शेयर माइनस कर दो, रिमेनिंग शेयर बी का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पार्टनरशिप में के यही 3 टाइप्स जो हैं, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो फिर बहुत है रेशियो में इतना ही, और इनसे जितना भी मैंने करवाया इनसे रिलेटेड में आपको शीट जो है वो नीचे हमारे पास लिंक आ जाएगा शीट को डाउनलोड करने का, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको शीट जो है वो अपलोड हो जाएगी। तो बहुत है इतना ही आज के लिए, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।